नोट्स चलिए, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा अगला जो टॉपिक है बेटा, इधर ध्यान दो। अगला टॉपिक है, इधर ध्यान दो, 15.9 एंगुलर SHM एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। एंगुलर SHM एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान दो सब लोग। तो ये हमारा अगला टॉपिक है। एंगुलर SHM जो है बेटा, आपको याद होगा, इससे पहले भी हम लोग ने पढ़े थे एंगुलर SHM के बारे में। जब मैं इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल अलोंग इट्स कर्व्ड पाथ ऑसिलेट करता है तो उस SHM को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर SHM कहते हैं। अब यहां पर एक इसी तरह का SHM हम देखने वाले हैं यूजिंग टॉर्शनल पेंडुलम। अब टॉर्शनल पेंडुलम में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि एक रिजिड सपोर्ट होता है, उससे एक स्ट्रिंग या एक वायर लगा होता है और यहां होता है एक डिस्क। ये एक डिस्क लगा होता है और इस डिस्क को हल्का सा आप ये ऐसा रोटेट करके छोड़ देते हैं। और जब आप इसको ऐसा रोटेट करके छोड़ देते हैं तो फिर ये आगे पीछे इस तरह से ऐसा 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 ऑसिलेट करता है। समझ रहे हैं ना आपको? ये डिस्क को आपने ऐसा रोटेट किया और छोड़ दिया तो इस तरह से वो ऑसिलेट करता रहेगा। अब देखो क्या होता है, जब किसी चीज को आप रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के लिए आप क्या लगाते हैं, टॉर्क। आगे पीछे सरकाने के लिए क्या लगाते हैं, फोर्स। रोटेट करने के लिए क्या लगाते हैं, टॉर्क। आपने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, मान लो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो वायर में क्या जनरेट हो जाता है, रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। और वो कहां जनरेट होगा, क्लॉकवाइज। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था, तो रिस्टोरिंग टॉर्क उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आप जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट करोगे उतना ज्यादा उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा, बट इट आल्सो ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू थीटा, है ना। अगर थीटा मान लो कि फॉर एग्जांपल हमने उसको डिफ्लेक्ट किए थे एंटी क्लॉकवाइज, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कहां जनरेट होगा, क्लॉकवाइज। ओके, फिर इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है -c थीटा, तो जिसको हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, टॉर्शनल कांस्टेंट। और ये फिर इसको हम लोग कहेंगे आपका रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे c इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, टॉप ऑन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या करो, यूनिट कर डालो, 1 कर डालो, तो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो मान लिया। आपको याद होगा अगर रोटेशनल मोशन चैप्टर में टॉर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आर इंटू एफ भी पढ़े थे आपने, बट फॉर रोटेटिंग रिजिड बॉडी, है ना, वो एक पार्टिकल के लिए आपने पढ़े थे, रोटेटिंग रिजिड बॉडी के लिए आई इंटू अल्फा। बोले हाँ ये बात भी है, सही हमने पढ़े थे ये। चलो इक्वेट करो फिर, क्योंकि ये भी मेरे पास फॉर्मूला जो है वो टॉर्क का है, ये भी जो फॉर्मूला मेरे पास टॉर्क है, तो दोनों को इक्वेट कर डालो। तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। अब एक काम करो, माइनस सी थीटा को इधर ला दो, तो आई अल्फा प्लस सी थीटा इक्वल्स टू 0। आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, है ना। या फिर उसको मैं ऐसा कह सकता हूं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई इंटू थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई है। बट ये जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है आपको, इसे हम लोग कहते हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM। ये बोलो दोनों भी जो भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर SHM। आई बात समझ में आपको? और जैसे कि हम लोग ने देखा कि यहां पर से एक फॉर्मूला जनरेट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का, अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा अपॉन आई, वेयर आई इज ऑफ कोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा ठीक है, चलो रीड कर लो फिर उसमें से टॉर्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM के बारे में। नीट के लिए मैं इसको कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा भाई, मैं सोच समझ के बोलना पड़ेगा इस बार है ना, बट फिर भी जहां तक मेरा जल्द मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है पढ़ लो देखिए अब अगला आने वाला टॉपिक, ध्यान दीजिए, अगला आने वाला टॉपिक जो है आपको स्टेट बोर्ड में 2 बार देखने को मिलेगा। स्टेट बोर्ड में 2 बार, एक बार इस चैप्टर में ऑसिलेशन
और अगले बार आप जब मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर पढ़ेंगे तो सेम टॉपिक आपको वहां पर भी आएगा। ओके, मगर एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो आने वाला टॉपिक है, बट एनसीईआरटी में वो इस चैप्टर में नहीं है, वो सिर्फ मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ही है। और वो सही भी है, क्योंकि अभी हमने मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। अभी जो मैं हालांकि अभी बता ही दूंगा आपको, मगर आपके सामने कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी ऐसी जो आपके लिए अनजान रहेगी, जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये थोड़ा इस चीज को लेकर आप अनजान रहेंगे। तो आपको अभी के लिए फिलहाल उसको सिर्फ डायरेक्ट देख के उसको स्टडी करना है। जब पर्टिकुलर चैप्टर होगा आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो उससे रिलेटेड जब वो टॉपिक होगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। तो जैसा हमारा अगला टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वाइब्रेशन ऑफ अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि देखो इमेजिन करो कि आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ध्यान दीजिए बेटा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और बार मैग्नेट को मैं उसमें सस्पेंड करता हूं, बार मैग्नेट को मैं इस तरह से इस पे सस्पेंड करता हूं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अब इसको हल्का सा उसकी पोजीशन से मैं डिस्प्लेस करूंगा, थीटा पोजीशन से इसको मैं डिस्प्लेस करूंगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो देख सकते हैं आप, हल्का सा उसको मैंने डिस्प्लेस किया। लेट्स से दैट मैंने उसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। कितने एंगल से डिस्प्लेस किया? थीटा। और फिर छोड़ दिया, डिस्प्लेस वर्क करे छोड़ दिया। तो होगा क्या बेटा, यहां पर जो बार मैग्नेट है ना, वो इस तरह से ऑसिलेट करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो जब ये एक ऑसिलेशन हो जाएगा ऐसा, तो इसको एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम कितना होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करूं, वो हमसे पूछा गया। तो अच्छा ठीक है, चलो हम देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। असल में क्या है कि जब आप डिफ्लेक्ट करते हैं उसको, तो जब उसको डिफ्लेक्ट करते हैं तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप जो लगाते हैं उसके ऊपर, उसको मास से सरकाने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है म्यू बी साइन थीटा, म्यू बी साइन थीटा, वेयर म्यू स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, म्यू स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना, एबिलिटी ऑफ अ बार मैग्नेट बोलते हैं उसे, और बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, एंड थीटा ऑफ कोर्स इज द एंगल। ओके, तो अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। अच्छा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा फिर? माइनस म्यू बी साइन थीटा, माइनस म्यू बी साइन थीटा। अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल्स, और अगर सपोज करो आपका जो डिफ्लेक्शन था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा डिफ्लेक्शन था, आपको नजर आ रहा है बेटा जब मैं यहां हूं तो? इधर आ जाओ, नहीं तो इधर बैठ जाओ आप लोग, थोड़ा इधर से रख जाओ बेटा। तो आप जब स्मॉल एंगल्स से डिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि थीटा जो है और साइन थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेशन में इक्वल टू थीटा। इन दैट सेंस मैं कहूंगा रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? सो रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा माइनस म्यू बी थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस म्यू बी थीटा। अब ऐसा है कि रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला, रिस्टोरिंग टॉर्क का एक और फॉर्मूला है, बोले क्या? वो तो बोले यार आई इंटू अल्फा भी लिखा जा सकता है, माइनस म्यू बी थीटा, है ना। और मैं बोलूंगा ठीक है, इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे आप इसको? आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी थीटा। ये मैग्नीट्यूड में इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। बोले ओके चलो मान लिया। ओके, अब थीटा को इधर ला लो, इसको इधर भेजो। तो अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई। बेटा इधर बातें मत करो यार, क्या हालांकि अल्फा अपॉन थीटा म्यू बी अपॉन आई। अच्छा, अल्फा अपॉन थीटा क्या है? वो है एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो रहा है अल्फा अपॉन थीटा, एंड दैट्स इक्वल्स टू हाउ मच? म्यू बी अपॉन आई, isn't it? एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू बी अपॉन आई। और अगर मैं बोलूंगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, विच एवर एक्सेलरेशन में भी, है ना। तो यहां पर एंगुलर की बात चल रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, दैट इक्वल्स टू हाउ मच? 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई।
ऊपर जाएगा, t equals to 2 pi under root of I upon mu v. So this is the formula for time period of oscillation of a bar magnet in uniform magnetic field. और फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी कहा तो आपको मालूम है क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए रीड कर लीजिए नोट्स में से। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक डिस्क दिया है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 20 सेंटीमीटर वाइड सर्थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम, और जिसका मास आपको 200 ग्राम दिया गया है, सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट फ्रॉम अ मेटालिक स्ट्रिंग। ओके, एक मेटालिक स्ट्रिंग से इसको लटकाया गया। बाय होल्डिंग रिम ऑफ द डिस्क स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड थ्रू द 60 डिग्री, मतलब डिस्क को आपने ऐसा 60 डिग्री से डिफ्लेक्ट किया। ओके, एंड व्हाट फर्दर, डिफ्लेक्ट करके छोड़ दिया, तो वो ऑसिलेट करेगा धीरे धीरे धीरे, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। तो वो कह रहा है कैलकुलेट करो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट इन द कंडीशन अंडर अनडैम्प्ड कंडीशन। अच्छा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो सकता है, हमको क्या क्या दिया हुआ है। रिस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है सी थीटा, है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए सी थीटा, और अगर सी थीटा निकालना है तो सबसे पहले मुझे सी की वैल्यू निकालना पड़ेगी, है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना है तो उसके लिए पहले सी की वैल्यू निकालना पड़ेगी, और मेरे पास पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। अब जाहिर बात है वो उसने इशारा दे दिया आपको कि आप पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का इस्तेमाल करिए और आप निकालिए वो वैल्यू। फिर मन में सवाल आएगा ये कैसे पॉसिबल है ना, ये तो है ही नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता है। जैसे कि अगर मैं कहूँगा हमारे पास एक फॉर्मूला है आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी इंटू थीटा, इजंट इट? तो अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू सी बाय आई, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक फॉर्मूला बनाए थे, तो टाइम पीरियड का टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, जिसको सी बाय आई बोलूंगा मैं, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय सी, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बोले तो क्या है, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू अपॉन सी। अब चलो उसका स्क्वायर का डालो, तो टी का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाय ट्वाइस सी, 2 पाई स्क्वायर, सी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू देन व्हाट, है ना, अब 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ओके, टाइम पीरियड कितना दिया 1 सेकेंड, 2 पाई स्क्वायर, मास कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर, तो इसको सी की वैल्यू काय में आएंगी, फिर सीजीएस में आ जाएंगे, तो उसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर 10 इंटू 10⁻², नहीं सॉरी, ये काय की वैल्यू डाला मैंने आर की, तो उसको स्क्वायर लेना पड़ेगा। मास कितना है 200 ग्राम, तो 200 इंटू 10⁻³ और टाइम पीरियड कितना दिया है 1, उसका स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन करेंगे तो सी आ जाएगा, थीटा भी आ जाएगा, मगर यहाँ पाई क्यूब क्यों नहीं आ रहा, फिर एक बार चेक कर, तो या फिर इसको एज इट इज डालना पड़ेगा, शायद वहां पर हाँ रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे ना डिग्री को, आगे तब आएगा पाई, इसको पाई स्क्वायर को एज इट इज मेंटेन रखना। तो सी इज इक्वल्स टू, देखो इधर 2 2 जा 4, 400 ये 2 जीरो इसको खा जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा वो -1, और ये 100 इंटू 10 का पावर -4, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -2, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -2, और ये पाई स्क्वायर जैसे कि वैसे, तो ये हो जाएगा सी 4 पाई स्क्वायर 10 का पावर -3, तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू। अब चलो ठीक है, सी की वैल्यू आ गई, और अब हम लोग कहेंगे फिर टॉर्क कितना होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, तो सी इंटू थीटा, यानी 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 का पावर -3, और थीटा डिग्रीज में 60 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/3, तो पाई क्यूब हो जाएगा, और पाई क्यूब कितना था अपने पास 31 इंटू 10⁻⁻3। लेट मी चेक द आंसर, उसका आंसर कुछ आना चाहिए 41.33 इंटू 10⁻⁻3,
होता है क्या? देखो 41.33 इंटू 10⁻⁻⁶ इज आता है क्या? 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। होता ना, देखना ये अप्रोक्सीमेशन में 10 के बराबर आएगा और 40 के अंदर आ जाता हो। तो दिस इज योर रिस्टोरिंग टॉर्क। जो लिखो, लिख लो भैया। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट कैलकुलेट करना है। तो पहले पर सेकंड कैलकुलेट करो, सेकंड से 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो पर मिनट का हो जाएगा वो। और क्या क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी गई है। जिस मैग्नेटिक फील्ड में उसको लटकाया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका स्ट्रेंथ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया गया है तो वो 3 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यू से या एम से इंडिकेट किया जाता है, इट्स गिवन एज 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टी इक्वल्स टू 2π√I/μb। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 1/2π√μb/I, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू 1/2π√μb/I। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 √μb यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻⁶/I। अरे यार, म्यू क्या है? 3, बी 1.6 इंटू 10⁻⁵ है, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁵ अपॉन ये कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻⁶। 3 कटा 3 कटा, 10 का पावर -6 बाहर आ जाएगा। 1/2 इंटू 3.14। ओके, मैं 1.6 इंटू 10⁻⁵ को क्या लिख सकता? 16 इंटू 10 का पावर -6। 16 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, बचेगा 4, -6 आ जाएगा 10 का पावर -3 और ये हो जाएगा 10 का पावर -3 अगेन। फिर ये कट जाएगा, 2 ज़ा 2/π। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो है, लाइन तो आ जाती, क्या कौन है इन्वर्टर। दरवाजा बंद करो। अस्तगफिरुल्लाह। बेटा नीचे चालू कर, सब चालू कर। यस यस, वेरी गुड। दरवाजा बंद, रहने दे उसको, उसको चालू मत कर, काम करिए। रहने दे रहने दे रहने दे, रुक जाए तब, 1 मिनट 5 मिनट बाकी हो गया था, करो फिर शोर मचाता है वो बहुत। तो देखो ये आ गया आपका, तो ये आएगा आंसर कितना आएगा? 2/3.14। रेसिप्रोकल ऑफ पाई क्या होता है? 0.3182। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3182। ये जो भी वैल्यू आएगी पर सेकंड की आएगी। ओके, और जब मैं उसको पर मिनट में निकालना चाहूंगा ये पर सेकंड की आएगी। तो पर मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फिर क्या कैलकुलेशन आता है, ये करने पर आंसर आ जाएगा 38.19 ऑसिलेशंस पर मिनट। 38.19 ऑसिलेशंस पर मिनट। ठीक है, ओके। अगला देखो, ओरली मैं आपको हिंट देता हूं उसकी, आपको होमवर्क रहेगा ये। अ बार मैग्नेट ऑफ मास 120 ग्राम in the form of rectangular parallel pipe has dimension L equals to 40 mm, breadth equals to 10 mm, height is equals to 80 mm. With dimensions h vertical, the magnet performs angular oscillation in the plane of magnetic field of period pi second. If the magnetic moment is 3.4 ampere meter square, determine influencing magnetic field.
अब इसमें कैसा है बेटा, यहां पर अगेन मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको दिया गया है, तो उसका फॉर्मूला ये यूज करना है आपको, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी, है ना। तुम्हारे पास म्यू तो है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है तुमको, टाइम पीरियड दिया हुआ है। सवाल उठेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब ऐसा है कि ये एक रॉड की तरह लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, एक्चुअली इसको पैरेलल पाइप के जैसा लिया जाएगा, पैरेलल पाइप डब्बा। तो डब्बे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो डब्बे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m/12 L² प्लस B², ये फॉर्मूला होता है डब्बे का। अगर आपको याद होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में पढ़े थे, उसमें दिया हुआ था चार्ट में, m/12 L² प्लस B², ये पैरेलल पाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये फॉर्मूला डालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, इस फॉर्मूले में डालेंगे, आ जाएगा, और आंसर आएगा आपका, टेक द आंसर एज वेल, 2 × 10⁻⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर।